अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डॉन न्यूज़पेपर के डेली बेसिस पे एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, यानी कि पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। इंशाल्लाह अब मैं डेली बेसिस पे वीडियो को अपलोड किया करूँगा। दोस्तों, चलते हैं अपने जो हमारा 17 नवंबर 2025 का एडिटोरियल के पहले आर्टिकल्स को देखते हैं, फिर ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को देखते हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा एग्रीकल्चर क्राइसिस के नाम से। दोस्तों, आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सारी दुनिया में, वो यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। आप देखें, दुनिया को तकरीबन $3.26 ट्रिलियन का तकरीबन नुकसान हो रहा है। आप देखें, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉप्स हैं, या इसके अलावा स्टॉर्म्स, ये सारे सब कुछ क्या करते हैं, या हमारी जो फसलें होती हैं उसको तबाह कर देते हैं। जिसकी वजह से सारी दुनिया में जब ये यानी कि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इफ़ेक्ट होता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कंटिनेंट्स की बात करूँ तो दोस्तों, एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो एशिया के अंदर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। आप देखें, 47% तकरीबन, यानी कि दुनिया का 47% की अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन की, तो वो एशिया में डिक्लाइन हुआ है। दोस्तों देखें, जब फ्लड्स आते हैं तो जो ज़मीन है वो डैमेज हो जाती है। सोइल जो है वो साल्टी हो जाती है पानी की वजह से, जिसकी वजह से वो काश्तकारी के उस तरह से काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान का जो फार्मिंग सिस्टम है वो भी वीक है। आप देखें, यहाँ पे स्टोरेज, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जब यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इफ़ेक्ट होता है तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। जब सप्लाई कम होती है तो दोस्तों फूड की जो प्राइसेस है वो ज़्यादा हो जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखें, दूसरे ममालिक तो डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आप देखें, वो ड्रोन्स को, एआई या सैटेलाइट मैप्स के ज़रिए से वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करूँ, अव्वल तो यहाँ पर इतना ज़्यादा यानी कि डिजिटल यानी कि सिस्टम है ही नहीं, और जितना है भी हम उसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। दोस्तों, यानी कि राइटर ये कहता है कि अगर पाकिस्तान ने इस सिस्टम को इम्प्रूव ना किया, यानी कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ अगर नहीं मूव करते, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी तरह बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने सेकंड, जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है, कॉस्ट ऑफ नो ट्रेड के नाम से। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ, अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में हम तैयारी करवाते हैं, और एक क्लास में सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, ताकि उसकी जो वीकनेसेस हैं उस पर प्रॉपर वर्क किया जाए। यानी कि बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, आपके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर होते हैं उसकी कमी होती है, उसको प्रॉपर यानी कि टाइम दिया जाता है। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, चलते हैं अपने यानी कि सेकंड एडिटोरियल पे। यह कॉस्ट ऑफ नो ट्रेड के नाम से। दोस्तों, अफ़गानिस्तान ये कहता है कि वो 3 मंथ के बाद, यानी कि पाकिस्तान के थ्रू जो ट्रेड कर रहा है वो अपनी ट्रेड बंद कर देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन का दोस्तों इतना हमें नुकसान होगा। कई वर्कर्स, ड्राइवर्स, आप देखें जो स्मॉल शॉप ओनर्स हैं, स्पेशली जो केपीके के अंदर हैं दोस्तों, उन्हें सबसे ज़्यादा, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, डैमेज होंगे इससे। अफ़गानिस्तान जो है वो अब अगर पाकिस्तान से नहीं ट्रेड करेगा तो वो कहाँ से करेगा? उसका ये प्लान है कि वो ईरान की तरफ से यानी कि ट्रेड करेगा, स्पेशली जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से। अफ़गानिस्तान ईरान ट्रेड जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अफ़गानिस्तान को डायरेक्टली यानी कि कोई समुंदर नहीं लगता, इसलिए उसे ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। पाकिस्तान ईरान ट्रेड जो है दोस्तों, वो तो सॉरी, अफ़गानिस्तान और ईरान की ट्रेड पहले ही बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से तो कहीं ज़्यादा अफ़गानिस्तान ईरान के साथ ट्रेड करता है, तकरीबन $1.6 बिलियन के। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर है दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ, वो वीक होती जा रही है। राइटर का ये कहना है कि हमारे जो दुश्मन है, लाइक देखें आप, चाइना और इंडिया, वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो फिर भी यानी कि ट्रेड नहीं उन्होंने रोकी। अगर ये ट्रेड रुकती है तो पाकिस्तान को लॉन्ग लॉन्ग टर्म यानी कि इसके नुकसानात होंगे। दोस्तों, ये सेकंड एडिटोरियल था। चलते हैं अपने थर्ड एडिटोरियल पे, जो कि है जर्नलिस्ट सेफ्टी के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक नया 12 रुकनी कमीशन बनाया है ताकि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको पावर दे दी गई है कुछ, और कहा गया है कि ये अब कमीशन जो होगा ये प्रोटेक्ट करेगा जर्नलिस्ट को, कि उनके खिलाफ कोई यानी कि जाली केस ना बन सके, उन्हें थ्रेट ना किया जा सके। दोस्तों, जर्नलिस्ट जो है वो आप देखेंगे उन पे किस तरह अटैक किया जाते थे, थ्रेट किया जाता था। अब वो जर्नलिस्ट जो है इसको कमीशन के सामने रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम माजी की बात करें, आप देखें कई अटैक्स दोस्तों जर्नलिस्ट पे होते हैं, वो जो केसेस हैं वो चलते रहते हैं, सोल्व भी नहीं होते। आप देखें 142 अटैक्स जर्नलिस्ट पे हुए हैं, कब से?
2024 से लेकर 25 तक। सो आप देखें कि कितने ज़्यादा इन पे अटैक बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर फ़ियर आ जाता है, वो लोग खुल के बोल नहीं सकते जर्नलिस्ट जो होते हैं। सो दोस्तों राइटर ये कहता है कि ये जो लोग आके अटैक करते हैं, इन्हें फिर सज़ाएँ भी नहीं दी जाती, तो ये दोबारा से फिर अटैक करते हैं। सो अब गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को चाहिए कि इस कमीशन की हेल्प करें, इसे पावरफुल करें। और जर्नलिस्ट जो हैं वो विदाउट फ़ियर पाकिस्तान के अंदर काम कर सकें, ताकि हमारी तो डेमोक्रेसी जो होती है वो दोस्तों, डेमोक्रेसी में तो इस चीज़ की अश्योरिटी होती है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि हासिल होता है। सो जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इवन कि डिजिटल मीडिया वर्कर्स को भी ये देनी चाहिए। दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल्स थे। अब चलते हैं ओपिनियन पेज पे। ओपिनियन पेज का पहला आर्टिकल है हमारा 10 ईयर्स क्रंच के नाम से। दोस्तों आप देखें कि काबिल रिवर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इससे तकरीबन आप देखें 17 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है वो फ़्लो करता है हर साल पाकिस्तान में इस रिवर से। सो अफ़गानिस्तान अब इस पे डैम्स बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 16% जो वाटर है उसका फ़्लो कम हो जाएगा। सो एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखें कितना ज़्यादा इफेक्ट होगी पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली समर सीज़न के अंदर। सो क्लाइमेट चेंज एक तो प्रॉब्लम है। आप देखें ग्लेशियर और यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से मेल्ट होते जा रहे हैं। सो ये पानी का मसला फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो अफ़गानिस्तान तो इसको अब एज ए पोलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहा है वाटर को। सो आप देखें इंडिया तो उस अफ़गानिस्तान की हेल्प भी कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, इवन के ताकि पाकिस्तान इफेक्ट हो। सो इंटरनेशनल जो वाटर लाज हैं वो तो ये कहते हैं कि कंट्रीज़ जो वाटर शेयरिंग है उसको फेयरली यानी कि हल करें, वाटर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो फेयरली होना चाहिए। सो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिल के बात करने की ज़रूरत है, डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, और यानी कि वो प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसमें दोनों की रज़ामंदी हो। सो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे ओपिनियन के पेज के आर्टिकल पे, जो कि है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ के नाम से। दोस्तों राइटर ये कहता है पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर वक्त जो अपना है वो फॉरेन इश्यूज़ पे गुजारते हैं, बजाय इसके कि इंटरनल प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान के उस पे गुजारा जाए। आप देखें फ्लड्स के दौरान प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं। सो जो अफेक्टेड एरियाज़ थे उनकी तरफ भी विज़िट करने उस तरह नहीं गए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अब लेके आए हैं, 27th अमेंडमेंट आई है दोस्तों, उसे अप्रूव किया गया। आप देखें कि उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म किसी और मुल्क में था, राइटर कहता है, और वीडियो के ज़रिए से यानी कि उसकी अप्रूवल दे दी गई। सो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फोकस भी ज़्यादा फॉरेन रिलेशन पे रहा है, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे इतना ज़्यादा नहीं रहा। पाकिस्तान ज़्यादा फॉरेन लोन्स और एड पे डिपेंड करता है। आप देखें चाइना, रशिया, यूके, सॉरी जो यूएसए या चाइना या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हम इनसे यानी कि लोन लेने के लिए, एड लेने के लिए जाते हैं, बजाय इसके कि हम खुद पाँव पे खड़े होने के लिए कुछ मेहनत करते हैं। सो एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी जो है उसे इग्नोर किया जाता है, इन पे फोकस नहीं किया जाता। आखिर ये कहता है कि फॉरेन रिलेशन जो है वो उसी टाइम यूज़फुल होंगे अगर लोग खुशहाल होंगे। सो रिकमेंडेशन क्या है कि हमें इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।